हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज यहां पे करेंगे धमाका वाला क्वेश्चन और यहां पे होगा मिसलेनियस सवाल जो कि 50 प्लस सवाल मिलेगा। इस सीरीज में आपको साइंस, सोशल, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर का क्वेश्चन मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे साइंस का, सोशल का, मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये 5 क्वेश्चन ये दोनों मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाली है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से तैयारी करें और मैं भी आप ही लोग से बेहतर, मेरे ख्याल से जितना तैयारी पे आप ध्यान दे रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत मेरे ख्याल से लगता है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रूरत है आपको मेरे से ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो आज देखना है आज कौन कौन मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे 50 प्लस सवाल है, मतलब 55 सवाल है। ठीक है, तो 50 तो मैं जानता हूँ कि 50 सवाल सही करोगे आप लोग। एकदम उम्मीद है कि 50 सवाल सही करोगे, उम्मीद है इस पर खड़े उतरना आप लोग को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है बाहा बिंदु से, जो बाहरी बिंदु होता है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। मतलब एक वृत्त बना हुआ है, इस पर कोई बिंदु बाहर में है और इस पे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। बहुत बार मैं पढ़ाया आपको। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है जी? समान होती है, यानी कि बराबर होती है। आंसर हमारा क्या हो गया? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चले अगला सवाल। यह सवाल यहाँ पे देखें। अगला सवाल यहाँ पे है जी, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा। अब आपको बनाने से पहले यहाँ पे ऑप्शन देखना है, आंसर देखना है जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और ये देखना है इसमें कि ये देखो पाई को पाई में ही रहने दिया, तो बेहतर होगा कि पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो इससे बड़ा तोहफा क्या मिल सकता है आपको, है ना। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना। चलिए अब इस फॉर्मूला पे सेट कर देना है ना। 1/3 पाई का पाई ही रहने दो। आर कितना हमारा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 6 का स्क्वायर और एच कितना हमारा? 24 है जी। तो 3 8 24 होता है ना, और 6 का कितना होगा? पाई ऐसे रहने दो। 6 का हो गया 36 और 8, अब 8 से गुणा कर दो। 8 6 का 48, 8 3 24, 4 कितना हो जाएगा? 24 4 28 और पाई यहाँ पे ऐसे रह जाएगा। तो दिख रहा आंसर हमारा, ऑप्शन हमारा ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको कमज़ोर है, जो मैथ में जो बंदा कमज़ोर है, साइंस में, सोशल में, तो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज ला रहा हूँ एकदम डेली 10 दिन अगर कंटिन्यू में देख लियो ना तो मैं पक्का बोलूँगा कि आपको सारा सवाल इजी लगने लगेगा। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित मतलब कन्फर्म है कि इस घटना होगा। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो आंसर हमारा होगा ए, यानी कि चाहे मतलब कहने वाले एक सिक्का है, हेड होता है, सिक्का में हेड होता है और टेल होता है। अब बोलें कि सिक्का उछालें तो जाहिर सी बात है कि या तो हेड आएगा या तो टेल, इन दोनों में से कोई एक ना एक तो आएगा। किस्मत खराब होगा जब सिक्का खड़ा मिलेगा, किस्मत ही खराब होगा जहाँ पे सिक्का खड़ा मिलता है। अब पासा को फेंकेंगे 1 से लेकर 6 तक होता है, तो 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई तो संख्या आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित मतलब अगर बोले नहीं 1 आएगा तो 1/6, 2 आएगा तो 1/6, 3 आएगा तो 1/6, इस तरह करेंगे 6 तक। 6 घटना है तो 6 तक करेंगे, तब दोनों को जब बनाएंगे तो 1/1 ही आएगा। हेड टेल में देखें तो एक मान कि नहीं बोलेंगे हेड आएगा, सिक्का को उछाले तो बोला हेड आएगा तो 1/2 इसका प्रायिकता निकलेगा। कोई बोला नहीं टेल आएगा तो 1/2। अब इसको जब जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है या तो हेड या तो टेल आएगा ही आएगा। जब इसको हल करोगे तो क्या होगा? 2/2 यानी कि 1। तो आंसर हमारा ए हो गया। ठीक है, अगला सवाल है 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा जी। बड़ा ही फैंटास्टिक सवाल यहाँ पे है, उम्मीद करता हूँ कि बना लेंगे आप। देखो कुछ नहीं, त्रिकोणमिति जो सवाल है ना वो एकदम पूरा डिपेंड है फॉर्मूला पे। फॉर्मूला याद है तो बल्ले बल्ले। 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और 1 - cos स्क्वायर का फॉर्मूला पता है जी? बिल्कुल पता है आपको। 1 - cos स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। और आपको ये भी पता है जी cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। फिर तो सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है। चलो अगला सवाल है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाएगी। यानी कि कोई रेखा है और वृत्त बना हुआ, ठीक है। अब वृत्त के एक बिंदु पर मान लेते कहीं एक बिंदु यहाँ पे होगा और इसको स्पर्श करते हुए ना जाती है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा को कहेंगे स्पर्श रेखा। तो एक बात तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु को प्रतिच्छेद करती है? केवल एक बिंदु को टच करती है, एक बिंदु को काटती है ना। स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त के एक ही बिंदु से होकर जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर बोला जाए कि वृत्त के 2 बिंदु से होकर जा रहा तो 2 बिंदु कभी भी, अगर ये स्पर्श रेखा जा रही है तो एक ही बिंदु पे जाएगी, 2 बिंदु पे कभी नहीं। 2 बिंदु जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जो कि दिखेगा।
क्लियर है। तो ये बात आप याद रखें कि स्पर्श रेखा हमेशा एक ही बिंदु पे टच करती है। अगला सवाल, ओहो यहाँ पे साइंस का सवाल है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये तो बहुत अच्छा सवाल है जी। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? रंध्रों के द्वारा। ये सब प्लस पॉइंट है, आपको मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो देरी नहीं करना है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क मतलब किस हिस्सा में होता है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, प्राम मस्तिष्क का हिस्सा। तो पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो हिस्सा होता है वो होता है पश्चिम मस्तिष्क का, ठीक है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनता है? तो सवाल ही बड़ा मजेदार का सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग है परागकण बनता है, तो वो है पुंकेसर। क्या है जी? पुंकेसर है जो पुष्प का पुंकेसर भाग है जो परागकण बनता है, ठीक है। तो आपको पुंकेसर से परागकण है ना, तो याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखें, धातुएं उष्मा और विद्युत के क्या होती है? जो धातु होता है वो उष्मा और विद्युत के क्या होता है? चालक होता है, अचालक नहीं होता, ठीक है। धातु रहेगा तो मोस्टली अब धातु जो है वो चालक ही होता है और उष्मा का चालक भी होता है, यानी कि उष्मा उसमें प्रवाह होता है। चालक का मतलब उष्मा का चालक होने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से बिजली प्रवाह हो रही है ना, उस तरह से उष्मा भी प्रवाह हो रहा है। हीट, उष्मा मतलब हीट। जैसे एक रड है, आप यहाँ पे आग जला रहे हो तो यहाँ पे पकड़ के आप है रड को, तो यहाँ पे आग, इस रड को यहाँ पे लगाए हैं तो आपको रड गर्म होते 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 आपके हाथ पे पहुँच जाएगा। लेकिन अगर लकड़ी को आप पकड़ते हैं तो लकड़ी यहाँ पे गर्म होती है, जलती है, लेकिन आपके पास नहीं पहुँचती, उसका जो हीट है। लेकिन रड अगर पकड़ते हैं लोहा का तो आपके पास पहुँच जाएगा। तो पता चला कि उष्मा भी जा रहा है। अब बिजली तो खैर करंट मारता ही 440 वाला। चलो अगला सवाल है, यदि 200 वाट बल्ब में 5 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसका वोल्ट ज्ञात करना है। देखो बहुत ही मजेदार का, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं नोमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस का, विद्युत धारा का बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाया हूँ। 2-3 वीडियो अपलोड है, हर चैप्टर का जाओ जरूर देखना, ठीक है, सर्च कर लो। चलो तो अब देखो क्या निकालना है, जैसे कि W बराबर, ये जो W दे ना वाट, ये है पावर, क्या है? पावर है 200 वाट, ठीक है। और ये 5 एम्पियर मतलब आई है, विद्युत धारा है 5 एम्पियर। और क्या निकालना है? बोला वोल्ट, यानी कि भी निकालना है। अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि पावर का आप कहीं पढ़े होंगे, पावर बराबर फॉर्मूला था VI, पावर का फॉर्मूला का था VI। अब यही तीनों फॉर्मूला इसे रिलेट कर रहा, तो ये फॉर्मूला को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हमको निकालना है, भी निकालना है, तो भी निकालना है तो क्या करेंगे? P/I। अब इसको P कितना है? 200, I है 5, तो क्लियर है, 40 बचे 200 होता है। आंसर हमारा क्या हो गया? सी हो गया राइट आंसर। कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी जान नहीं। अगला सवाल देखो, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये सब तो सवाल आप जानते हैं, ये सब तो प्लस पॉइंट आपके लिए है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। और उस महान व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो है कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर। अगला सवाल है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? एक संत थे, उग्रवादी थे, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे, इंग्लिश कोई नहीं। तो अल्लूरी सीताराम राजू एक आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे, ठीक है। आंसर हमारा सी होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? इससे 2 सवाल बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया और कब बना, ये भी सवाल आता है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन कब? तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, 1928। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। लेकिन सवाल अगर रहता कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो आप आंसर 1927 टिक आउट करेंगे, ठीक है। और इसका बहिष्कार किया गया 3 फरवरी, लाल झंडा, एक काला झंडा दिखाकर, है ना, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, है ना, याद रखेंगे। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? जी, हर किसी का एक राजनीतिक गुरु होता है, तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, जो कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले का भी राजनीतिक गुरु था MG रनाडे, ठीक है, MG रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। चलिए इतना क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे कितना सवाल क्लियर हो गया? आपका 14 सवाल क्लियर हो गया। चलिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? ये इजी से सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो आप बोलेंगे सर बिहार पंचायती राज अधिनियम 2005 में बना। आंसर हमारा बी होगा। ओके, आंसर हमारा 20 का सही है।
अगला सवाल है, इनमें से मिश्रित ग्रंथि किससे? फिर आपका साइंस का सवाल आ गया कि मिश्रित ग्रंथि इसको इसमें से कौन है? पीयूष ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? तो मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं अग्नाशय को, पैंक्रियाज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पैंक्रियाज बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को बोलते हैं, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं अग्नाशय को, यानी कि अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित दोनों तरह के ये काम करते हैं। और यकृत है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ही बोलते हैं। ओके, अगला सवाल है कि इनमें से धातु कौन है? ओहो, धातु के बारे में पूछा जा रहा। तो क्लोरीन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है। धातु कौन है? तो देखो आंसर हमारा सी हो जाएगा क्लोरीन। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। बाकी क्लोरीन क्या? देखिए क्लोरीन, सल्फर और ब्रोमीन ये सब है अधातु। ओके, क्या है? अधातु। आंसर हमारा सी होगा। अगला है, चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। आंसर हमारा डी, यानी कि सभी चीज़ पर डिपेंड करता है। यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तार जितना लंबा रहेगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ जितना तार मोटा रहेगा प्रतिफल उतना जितना तार मोटा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना कम रहेगा, है ना। और तार पतला है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसलिए बड़ा बड़ा जो मशीन होता है देखते हैं, मोटा मोटा तार लगता है। एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह, इस सब जो रहता है उसमें मोटा वायर होता है, क्योंकि प्रतिरोध उसको चाहिए ना, पूरा बिजली करंट ज़्यादा चाहिए। अब बिजली चाहिए और पतला तार, मतलब एक मोटा घाटा आदमी है और उसको एक पतला सा कोली दीजिएगा तो कैसे निकल पाएगा, है ना। उसके लिए मोटा जगह चाहिए ना, तो आराम से जाएगा। इसी तरह है, तो इसके लिए क्षेत्रफल भी डिपेंड करता है और चालक की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। चालक है किसका? चांदी का है या तो फिर कहीं एल्युमिनियम का, नहीं तो कहीं तांबा का तो नहीं है। तो तांबा का तो खैर आजकल चलता है, चांदी का तो और खतरनाक। आंसर हमारा सी, डे। नेक्स्ट सवाल है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने से के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा? समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखो आपको पता समांतर क्रम का प्रतिरोध 1/r पैरेलल कैसे निकालते हैं? 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 इस तरह से निकालते हैं। 4, 5 जितना बढ़ना बढ़ जाएंगे। अगर इसका संख्या हम बढ़ाते जाते हैं, संख्या अगर बढ़ाएंगे तो और घटते जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 1/3 जितना बार लिखेंगे उसका आंसर और छोटा होता जाएगा। लेकिन ये 1/3 अगर 2 ही बार अगर लिखते हैं तो और मतलब क्या होगा? कम, मतलब इसका क्या होगा? जो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जितना अगर संख्या कम रहेगा ये उतना बढ़ेगा, और संख्या अगर ज़्यादा रहेगा तो और कमेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा कि यहाँ पे बोला कम नहीं, बोला घटने, संख्या घटने के बाद क्या होगा? इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? इसका ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है कि इनमें से कौन कुचालक है? कुचालक जानते हैं ना, सुचालक और कुचालक। कुचालक मतलब जिससे बिजली प्रवाहित हो जाता है, और सुचालक मतलब जिससे बिजली प्रवाहित नहीं होता है। ग्रेफाइट से होता है जी, बिल्कुल ग्रेफाइट से होता है, लेकिन ग्रेफाइट है अधातु, फिर भी इसमें बिजली प्रवाहित होता है, ये अपवाद है ना। चांदी तो खैर ये तो चांदी मामला है ना। आंसर होगा चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी ये क्या है? ये है चीनी मिट्टी कुचालक। कैसे? आप देखे होंगे जी, आपके गांव में पॉल गड़ा रहता है, पॉल, और पॉल पे वायर गिरा रहता है इस तरह से, है ना। इस तरह से वायर गिरा रहता है और वायर के नीचे एक लगा हुआ रहता है क्या? चांदी के चीनी की मिट्टी, चांदी की मिट्टी, चीनी की मिट्टी लगा रहता है, ठीक है। तो चीनी की मिट्टी क्यों देता है? क्योंकि चीनी की मिट्टी होता है कुचालक, बिजली उससे टच नहीं होगा, पॉल में करंट नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, देखो मैथ का सवाल आ गया। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? ओहो, समबाहु त्रिभुज जानते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला का तो √3/2 गुना भुजा, ये होता है फॉर्मूला, √3/2 गुना भुजा। तो अब क्या करेंगे? √3/2 और भुजा कितना दिया? 12, 2 छक 12, 6√3। ओके, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला, √3/2 गुना भुजा, ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पे देख रहे हैं भुजा हमारा 12 दिया है तो 6√3, ऑप्शन तो है ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया। अगर क्षेत्रफल बोलता तो फॉर्मूला का होता √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, फिर आप इसको सेट करते तो भुजा हमारा 12 का स्क्वायर करना पड़ता, तो फिर हमारा आंसर आता, ठीक है। तो ये याद रखें, ये है आपका समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला है, √3/2 गुना भुजा, ठीक है। अब भुजा को 12 सेट करेंगे तो 2 छक 12, 6√3। यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन मत करना, यहाँ पे √3 अंदर होना चाहिए था, 6 बाहर होना चाहिए था,
चलो अगला सवाल देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, बहुत इजी सवाल है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो विषम संख्या पहले लिख लीजिए, 1 3 5 है ना, 7 9, कहाँ तक लिखिएगा आप, चलो 10 तक लिखते हैं। और ऐसे भी इसका फॉर्मूला जान लीजिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कर दिया कितना हो जाएगा, 10 दें कि 100 हो जाएगा। आप नहीं तो आप लिख सकते हो, 9 हुआ ना, आप 11 लिखो, 13 लिखो, 15 लिखो, 17 लिखो, 19 लिखो और 21 लिखो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं तक है, ठीक है। तो देखो 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया। चलो 17 3 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 20 40 हो गया। चलो ठीक है, 5 15 कितना हो गया, 20 हो गया, 7 13 कितना हो गया, 20 हो गया, फिर इधर 40 आ गया। चलो अब यहाँ पे कितना बचा, 11 और 9, तो 11 9 कितना होता है, 20 होता है, तो 40 इधर हो गया, 80 हो गया और 20 इधर कितना हो गया, 100 हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रथम विषम संख्या को बोलेगा योग निकालने के लिए तो n का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अब 10 पीस है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 देंगे 100, ठीक है। चलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी, बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए जी कि छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला। अब देखो सवाल डायरेक्ट एकदम आपका क्या बोलते हैं फॉर्मूला से सवाल दे दिया है कि छिन्नक का आयतन क्या होता है। तो आपको पता है छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन अगर नहीं पता तो शंकु का आयतन पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो छिन्नक में ना त्रिज्या का खेल होता है, बस सिर्फ त्रिज्या का खेल होता है, तो हम 1/3 पाई एच लिखते हैं। आर को यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल आर का या तो कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यही फॉर्मूला हमारा। तो आंसर क्या होगा, ये हो गया बिल्कुल सही आंसर। अब बोले एच नहीं, तो देखो एच यहाँ पे लिखा हो यार, है ना, घबराते क्यों। चलिए अगला सवाल, कौन सा संख्या इनमें से कौन है जो कॉस थीटा के बराबर होता है जी। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कौन है जो कॉस थीटा है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें गलती करने वाले हैं, लेकिन जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो गलती नहीं करेंगे। तो बिना बनाए, बिना जांचे परखे, बिना तफ्तीश किए हुए सवाल को आप आंसर यूं हिम्मत टिक कीजिएगा। हो सकता है इनमें से सभी आंसर, बिल्कुल हमारा आंसर इनमें से सभी होगा। क्यों, देखिए आते हैं, इसको कैसे करेंगे, कॉट इंटू साइन है ना, कॉट का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन होता है जी। और साइन का क्या लिखते हैं, साइन को साइन ही लिखते हैं। साइन सन गया कम से, क्या बचा, कॉस। एक तो हमारा आंसर मिल गया। ये तो फार्मूला ही होता ना, ये स्क्वायर है जी, स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का ओवर रूट क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1/sec क्या होता है, 1/sec तो कॉस ही होता है यार। तो आंसर हमारा डी हो गया। अगला सवाल, निम्न से कौन अपरिमेय संख्या, ओहो बड़ा एक गजब से यहाँ पे अरेंज किया गया अपरिमेय संख्या को, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या जानते हैं, तो पहले तो इसको अगर हल करते हैं तो गुना करेंगे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसको डिवाइड यहाँ पे दिया ना, भाग दिया ना, ऑब्लिक मतलब भाग, इसको भाग करेंगे कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ये परिमेय संख्या है। ये तो जानते हैं 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। ये भी है परिमेय संख्या। हमको खोजना अपरिमेय संख्या, तो चोर पकड़ा गया। यहाँ तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये 199 का वर्गमूल तो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। हमारा आंसर डी। ओके, अब परिमेय अपरिमेय कोई मिस्टेक मत करना यार, ठीक है। अब देखो फिर सोशल का सवाल आ गया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है भारत में, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग, इनमें से कोई। इतना बार सवाल पढ़ाया हूँ का, मतलब शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट जो मतलब बदकिस्मती होगा जो नहीं पढ़ता होगा चैनल पे, डेली रिवीजन नहीं करता होगा, लेकिन जो रिवीजन डेली कर रहा ना, आंसर हमारा बी होगा करेक्ट। ओके, चूकेगा नहीं। अगला सवाल है, निम्न से किस राज्य में आधार संरचना के कारण वैश्वीकरण का प्रभाव कम है। आधार संरचना के कारण किस राज्य में वैश्वीकरण का प्रभाव कम है। तो एक तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा बिहार ही है हमारा आंसर, जो कि यहाँ पे वैश्वीकरण का प्रभाव जो है कम है। एक आता है बीमारू राज्य, है ना, एक आता है बीमारू राज्य आता है, ठीक है। तो बिहार जो है बीमारू राज्य में भी आता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य में आता है, राजस्थान शायद, ये दोनों तो क्लियर है हमारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला यहाँ पे है, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था। कौन अर्थशास्त्री है जो उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था, और वो है एडम स्मिथ। कौन है जी, एडम स्मिथ। इसके बारे में एक बहुत ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र का पिता बोला जाता है इसको, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता बोला जाता है, कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। ओके, अगला सवाल,
16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? इतना बार मैं करवाया हूँ कि शायद ही वो स्टूडेंट जो गलती कर दे इसको, मुझे नहीं लगता किसी से गलती होगा, कि 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। आंसर हमारा होगा 2014 में। 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब कभी कभी सवाल आता है 17वीं लोकसभा का चुनाव, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव अभी तो हुआ ना 2019 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में। 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में। ये सब याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार पढ़ाया हूँ। क्लियर है? अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था, मतलब लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था जो है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ था? आपको पता है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 1959 में, ओके 1959 में एक राजस्थान का जिला था, है ना, राजस्थान का एक जिला था जिसको बोलते हैं नागौर, ठीक है, नागौर जिला में। और उस टाइम जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद करेंगे, सबसे पहला पंचायती राज जो है राजस्थान में लागू होता, और वहाँ जिला का नाम था नागौर। कौन जिला? नागौर जिला था। इतना डिपली तो नहीं जाएगा, फिलहाल आप राजस्थान का नाम पूछता है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था। अब सवाल पूछा गया कि उस टाइम जो है 1959 में प्रधानमंत्री कौन था भारत का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल आपके सामने है कि ताश के पत्ती की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती या दीक्षा निकाला गया है, तो इसकी इक्का होने की क्या संभावना? ओ अब देखो सवाल क्या बोला कि ताश की पत्ती है, पत्ती में कितना 52, ताश में 52 पत्ती होती है। जी बिल्कुल सही है। अब बोलता है फेंटा जाता है, तो इक्का होने की क्या प्रयत्न है? यहाँ पे ये नहीं आपसे बोला कि लाल वाला इक्का कि काला वाला इक्का, ये नहीं बोल रहा। तो इक्का तो कितना, हर ताश में 4 पीस सब होता है ना, 13 यहाँ पे कोयल 13 अलग अलग चीज़ होता है, जिसमें 13 जो है 4 पीस होता है, तो इक्का भी 4 पीस होता है, और टोटल कितना है 52 पीस। 13 चौक 52, 1/13 आंसर हमारा सी है ना, 1/13 मतलब आंसर हमारा सी होगा। अगला सवाल है, देखो ये बोलता है किस पाद में स्थित है, तो ये तो खैर एकदम बच्चा वाला सवाल हो गया। आपको देखना सिर्फ पॉजिटिव निशान देखना, प्लस ये क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। ये पहला जो प्लस माइनस होता है, पहला पद जो होता है वो प्लस माइनस होता है, दूसरा जो पद होता है वो माइनस प्लस में होता है, तीसरा जो पद होता है माइनस माइनस में होता है, चौथा होता है प्लस और माइनस में। तो प्लस माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कितना है? चतुर्थ। आंसर हमारा डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सी घटना है प्रायिकता नहीं हो सकती? ओहो, इनमें से कौन सी घटना जो प्रायिकता नहीं हो सकती है? जी आपको देखना पड़ेगा कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। तो प्रायिकता यहाँ पे तो खैर इसका 2 आंसर हो जाएगा। ये तो प्रायिकता है ही, क्योंकि प्रायिकता 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होता है, यानी कि 0 रहे या 0 से बड़ा रहे, 1 रहे या 1 से कम रहे, तो ये तो प्रायिकता होगा। इसको ही निकालेंगे तो प्रायिकता ये भी आ जाएगा। तो हमारा आंसर ए भी हो जाएगा, बी सी भी हो जाएगा, ठीक है। 3.5 मतलब ये ए 1 से बड़ा है, 9.5 भी 1 से बड़ा है, तो ए और सी दोनों है, ठीक है। चलिए अगला देखो सवाल है, त्रिभुज की कोण दिया हुआ है साइन इतना बड़ा क्या होगा? तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? ए बी सी जो होता है कितना? 180 डिग्री होता है। हमको बी सी निकालना है, तब क्या बी प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस ए। अब दोनों करते हैं डिवाइड, दोनों को करते 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, 2 से डिवाइड, क्या दिक्कत है जी। तो यहाँ पे करेंगे तो 180/2 और a/2, तो कितना गया? 90 माइनस a/2 हो जाएगा। अब ये आ गया, तो हम ये जो है बी सी प्लस 2 है, यहाँ पे बी सी प्लस 2 की जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2। अब आप मुझे बताएं कि साइन 90 में थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, और थीटा कितना जो a/2 दिख रहा है जी, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। आंसर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? घन है 6 सेंटीमीटर वाला भुजा से 2 सेंटीमीटर वाला कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो मैं आपको बताया बहुत बार, 12 बार बताऊं कि जब भी घन निकालने बोला जाता है तो घन का आयतन बोला ना, जब भी बोले कितने घन बनाए जा सकते हैं मतलब उसका आयतन निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो एक तो बड़ा वाला घन, एक तो छोटा वाला घन, क्योंकि बड़ा वाला भी बनेगा घन तो घन ही रहेगा, छोटा वाला भी घन बनेगा तो घन ही रहेगा, फॉर्मूला तो हो जाएगा। खाली इसका भुजा में डिफरेंट आएगा। ये भुजा है 6 वाला और छोटा वाला बना 2 वाला, तो बना लीजिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, आंसर हमारा डी। अगला सवाल देखो, बिंदु दिया हुआ ये, इसकी दूरी निकालना, मूल बिंदु से दूरी, वो भी मूल बिंदु से, यानी कि x² प्लस y² का ओवर रूट। तो x कितना हमारा? -4 रूट का स्क्वायर
-4 का y भी इतनी है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, 4 4 8, 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 है ना जी, 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 में टूट सकता है जी। बिल्कुल आंसर हमारा सी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल पूरा का पूरा सही एकदम छाप रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसी नहीं होगा, किस लेंस की फोकस दूरी, अच्छा किसी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे सवाल ही हो जाए। किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो उस लेंस को क्या कहते हैं? बहुत ही सवाल है। किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो वो लेंस है उत्तल। कौन सा लेंस है? उत्तल। दर्पण भी इसी तरह होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये आप याद रखें। अगला सवाल है, किस तत्व के परमाणु संख्या 53 है? ओहो, बहुत ही एकदम बेहतर सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तत्व की जो है परमाणु संख्या यहाँ पे आपको 53 दिख रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आयोडीन। एकदम याद कर लीजिए इसको, ठीक है। आयोडीन है 53। अब देखो सबको मैं जो लिखता हूँ ना उसको याद कर लीजिए। आयोडीन 53 नंबर है। ब्रोमीन जो आप देख रहे हैं जी, ये ब्रोमीन आपका पता है कितना नंबर है? 35 नंबर है। और लोहा तो बारे में पता ये होगा 26 नंबर है। और आर्गन 18 नंबर है। इन सब की परमाणु की संख्या याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, किसी 4 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? फिर विद्युत शक्ति वाला फॉर्मूला आ गया। ओहो, तो पहले तो 4 ओम है, यानी कि R बराबर 4 ओम, ठीक है। और ये क्या है? एम्पियर, मतलब I बराबर 2 एम्पियर। और हमको क्या पूछ रहा? विद्युत शक्ति मतलब पावर पूछ रहा, ठीक है। तो पावर का तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं, P बराबर VI होता है। अब यहाँ पे तो कैसे लाएंगे यार, ये तो R आ गया, तो घबराइए मत। V बराबर एक फॉर्मूला पढ़े, V बराबर IR, पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो, पढ़े कि नहीं? V बराबर IR, तो V के जगह पे हम IR पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट सकते हैं यार, क्यों नहीं पुट कर सकते? V के जगह पे IR कर लिया, V के जगह पे IR, क्योंकि V का फॉर्मूला होता है, ये पढ़े ना, ओम का नियम पढ़े, V बराबर IR, तो V के जगह पे IR हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये V के जगह पे IR। अब हमारा I कितना है? 2 है। R कितना है? 4 है। और I फिर वही 2 है, तो 2 चौक 8 और 2 16, लीजिए ना, 16 वाट आ गया, 16 वाट। आंसर हमारा क्लियर है, समझ में आया? एकदम इजी सा सवाल था। अगला सवाल तो जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, 50 सवाल, 50 प्लस। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? जब कार्बन और हाइड्रोजन ये मिलता है तो बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? आंसर हमारा बी होगा इसका राइट आंसर। ओके, तो कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। अगला सवाल है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि होता है। कौन सी विधि होता है? हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि होता है वो मुकुलन विधि होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हमारा सी हो गया। अगला सवाल पढ़ते हैं, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो किस देश की सहायता से हुआ था? बोकारो में, बरौनी में, है ना, जो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी सोवियत संघ हुआ था। तो बोकारो में सोवियत संघ हुआ था ये संयंत्र इस्पात के लिए। एक बरौनी में भी हुआ था, बरौनी में जो बिहार में पड़ता है, बरौनी में भी हुआ था, वो भी सोवियत संघ के। तो बरौनी तेल वाला, बरौनी तेल का हुआ था, तेल के लिए। ओके अगला सवाल है, पाकिस्तान की मांग कब की गई? पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 में, 41 में, 47 में, 50 में। 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया था। और हमारा देश 12 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ओके, अगला सवाल है, सवाल यहाँ पे 43 है कि अल हिलाल के संपादक कौन थे? अल हिलाल एक पत्रिका था, उसका संपादक कौन थे? मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सैयद सर सैयद अहमद खान। तो आंसर हमारा होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? किसने की थी? नेहरू ने, गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, चलिए, तो इसका आंसर हमारा सी हो गया। अगला सवाल पढ़ते हैं जी, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में एक गैस का रिसाव हुआ था जिससे बहुत सारे लोग मार गए थे। और अभी भी भोपाल में इसका असर देखने को मिलता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको शॉर्टकट में मिक गैस बोलते हैं, मिक गैस, मिथाइल
साइनेट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मिक गैस बोलते हैं। ठीक है, आंसर हमारा सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, भोपाल में। अगला सवाल है आत्मा का विपरीतार्थ शब्द बताइए। ओहो, मतलब आपका हिंदी ग्रामर शुरू हो गया। ठीक है, तो 5 यहाँ पे हिंदी ग्रामर का मिलेगा, 5 इंग्लिश ग्रामर। आत्मा का, तो आत्मा का उल्टा क्या होगा, अनात्मा। क्या होगा, आत्मा का उल्टा अनात्मा। विपरीत मतलब उल्टा, विपरीतार्थ। कभी कभी यहाँ पे विलोम शब्द भी देता है, विलोम। तो जानते हैं विलोम मतलब भी वही उल्टा ही होता है। अगला है ग्रीस में कौन सा संधि है, ग्रीस, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या, गिर जोड़ ईस, ये ना है ग्रीस। तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा ए, दीर्घ संधि के उदाहरण है ये, दीर्घ संधि। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए होगा, दीर्घ संधि के उदाहरण ग्रीस। ओके, अगला सवाल है खटमल का जेंडर बताइए। खटमल कौन सा लिंग है, खटमल मर गया या खटमल मर गई। तो बोला खटमल को मैंने खटमल मर गया, खटमल को मैंने मारा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए होगा। देखो खटमल है पुल्लिंग, खटमल है पुल्लिंग। अगर बोलता है कोई लड़की बोलती है, जैसे सीता, सीता ने खटमल को मारा, क्या होगा, सीता ने खटमल को मारा, मारी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ने आ गया। सीता ने खटमल को मारा, अगर ने हटा देंगे सीता खटमल को मारी, फिर होता सीता खटमल को मारा, सीता खटमल को मारा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो को लगा यहाँ पे, क्लियर है। सीता खटमल को मारा या तो रोहन खटमल को मारा, तो मारा यहाँ पे को आ रहा है क्योंकि खटमल से गाइड हो रहा है यहाँ पे, इसलिए खटमल पूरी। खटमल आ गया है, खटमल घुस गया है, घुस गई नहीं घुस गया है, ऐसे बोलते हैं ना। चलो अगला सवाल, कौन सा शब्द गुणवाचक है। तो गुणवाचक तो जानते हो अच्छे तरीके, गुणवाचक मतलब गुण, जिसमें गुण हो, और वो लाल फूल। जितना भी कलर का नाम है ना, उस सब के सब गुण। लाल फूल कैसा फूल है जी, लाल फूल। देखो इसका गुण बता रहा, फूल का गुण बता रहा, कैसा फूल है, लाल फूल है। कैसा लड़का है, 5 लड़का, ये कोई गुण थोड़ी हुआ। कैसा हाथी है, 10 हाथी, कभी गुण है। कैसा हाथी, तो काला हाथी है ना। कैसा लड़का है, चालाक लड़का है, तो चालाक यहाँ पे हो जाएगा गुणवाचक। ओके, अगला सवाल है जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं। कर्ता, क्रम, करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरह याद करेंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए यह काम किया, तो के लिए आया तो मतलब संप्रदान। आंसर हमारा डी होगा राइट। अब आइए 51 सवाल। ओहो, आशा सेड आई नेवर एट फिश। तो इस सवाल में कराया हुआ हूँ, लेकिन आप लोग देखें, इसका करना है आपको, क्या बोलते हैं इसको, नरेशन इसको चेंज करना है। आशा सेड, तो सेड के यहाँ पे सेड ही रहेगा फिलहाल। आई नेवर ईट फिश, तो यहाँ पे नेवर ईट है ना, ईट यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, यानी कि V1 में है। अब इसको पास्ट में बनाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन आई है, सब्जेक्ट आशा है, लड़की है, तो शी, सीता से डैट शी नेवर एट फिश। आंसर हमारा बी होगा। अगला सवाल देखो, पैसिव दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, पैसिव, और चेंज करना है किसमें, एक्टिव में चेंज करना है। हालांकि आप तो एक्टिव से पैसिव बनाते हो, यहाँ पैसिव से एक्टिव है, तो पैसिव से एक्टिव से बनाना। तो यहाँ देखिए इज भोजपुरी स्पोकन बाई हर, तो अब इसको हम भी उसी करेंगे। सवाल यहाँ पे क्या है, ये सवाल क्वेश्चन वाला सवाल है, क्वेश्चन वाला बनाना है। तो इज यहाँ पे है, तो ये इज एम आर किस में लगता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं ना, तो इज एम आर लगता है, और पास्ट इंडिफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो वाज वेयर लगता है। तो यहाँ तो बात क्लियर हो कि इज एम आर लगेगा। चलो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन, तो यहाँ भी पहले क्वेश्चन वाला वर्ड होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो क्वेश्चन शुरू नहीं हो रहा है, तो लगेगा नहीं। चलिए अब देखो, सी है ना, सी का यहाँ पे, हर का यहाँ पे लिखी सी, चूंकि सी का है तो वह हर आया। अच्छा, आपको पता है सी के साथ डू लगता है कि डज लगता है, यही से क्वेश्चन जब भी ऑप्शन वाला सवाल है तो इस तरह छाटिएगा। तो सी के साथ लगता है डज, डू नहीं लगता है, तो आंसर हमारा होगा बी। डज सी स्पीक भोजपुरी, क्या वो भोजपुरी बोलती है, उसके द्वारा भोजपुरी बोला जाता है, इसका आंसर होता है। और हम लोग पैसिव वॉइस बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एकदम बेधड़ल्ले से हम लोग बोलते हैं। और अगर आपको पैसिव वॉइस बोलने आता है ना, तो आपके पास ना एकदम एक अट्रैक्शन पावर आता है, जो बोलने का जिसको आइडिया होता है वो पैसिव वॉइस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, कितना अच्छा लगता है सुनने में ना, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए शीला है, शीला लिव्स हर पैरेंट, तो क्या होगा विथ हर, शीला लिव्स विथ
हर पेरेंट्स। अब देखो लिव्स क्यों हुआ, क्योंकि शीला है यहाँ पे सिंगुलर, तो भर्व भी करेंगे सिंगुलर। ये LIVES ना, ये सिंगुलर भर्व है, ठीक है, क्या भर्व है, सिंगुलर। अब प्लूरल क्या है, LIVE। आप जो याद करते हैं ना प्ले, ये प्ले पता क्या है, ये प्ले प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है भर्व में, रियल रूप में। और प्ले जो लिखते हैं ये है सिंगुलर, ठीक है। मौका मिलेगा तो इसको जो अच्छे तरीके से बताएंगे। रितेश टुमारो मतलब क्या है, मतलब है कि रितेश कल, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, जो कल आएगा। तो अभी तो कल आया नहीं, तो जाहिर सा तो विल लगना है, रितेश विल कम टुमारो, कल आएगा। अगर यस्टरडे यहाँ पे करते हैं, टुमारो जब यस्टरडे करते हैं, यस्टरडे मतलब आया, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो फिर मतलब रितेश आ गया, कल रितेश कल आ गया, तो फिर हम यहाँ पे केम देते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर हमारा बी होगा। और लास्ट सवाल, ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये बहुत ही बेकार वाली बात हो गई। चलिए, तो जब भी सवाल आना कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या बाद रहे, तो बाद के लिए आफ्टर, पहले के लिए बिफोर। अब देखो सेंटेंस ऐसे रहेगा, ठीक है, सेंटेंस यही दिया रहेगा, आपको ट्रांसलेट करना है बाद वाला सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करना है, इसको पहले ट्रांसलेट करना है, इसको करना है बाद में, ठीक है, समझा गया। जब भी ऐसा सेंटेंस रहेगा तो बाद वाला सेंटेंस को पहले, के बाद रहे, के पहले रहे, तो यहाँ से देखो, यहाँ से तक एक सेंटेंस हो गया और यहाँ से तक अगला सेंटेंस हो गया। तो जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे। अब एक बात यहाँ पे देखना है कि इन सेंटेंस में कौन सा काम पहले हो रहा है। तो एक बात याद रहे, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले कौन काम हुआ, रोगी मरा। तो जो काम पहले होगा ना उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। किसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में, ओके। तो पहले हो रहा रोगी मर चुका था, तो पास्ट परफेक्ट कैसे बनाते हैं, हैड लगाते हैं, द पेशेंट हैड डाइड। क्योंकि देखो पहले तो यहाँ पे यही जानो कि लास्ट वाला बनाना, पहले ट्रांसलेट करना पेशेंट वाला, तो यहाँ से डॉक्टर से शुरू, ये खत्म, ये भी शुरू, द पेशेंट डाइड। तो ये डाइड मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट बन गया ना, ये पास्ट इंडिफिनिट बन गया। तो हमको पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो इसका हैड लगाना पड़ेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखो है ना, बाद में कौन हुआ, डॉक्टर बाद में आया ना, तो डॉक्टर केम, जो बाद में सेंटेंस आया है उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 55 सवाल का गर्दा गोल हो गया है, गर्दा छोड़ा दिया। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 55 में 55 बनाने की कोशिश किए होंगे, लेकिन अगर नहीं भी बना होगा तो उम्मीद है आपसे कि 50 सवाल तो जरूर बना होगा। जो कंटिन्यू चैनल पे पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन रिवीजन चल रहा हो तो 50 में 50 लाइएगा। मुझे कमेंट करके बताना यार, यही मेरे लिए बहुत ही एजाज वाली बात हो जाएगी कि आप कमेंट करोगे सर कितना सही बनाए, ओके। और आपको कैसा लगा, इस तरह के सवाल आपको चाहिए ना, एक दिन बाद में जरूर इस तरह के सवाल मैं लाऊंगा, ओके। वीडियो करता है लास्ट, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। जो लाइक मत किए तो लाइक कर देना, ओके, बाय।